हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। तो इसमें हम क्या जानेंगे? इसमें हम अकाउंटिंग करेंगे। अकाउंटिंग के बारे में आप जानते हो, क्लास 11th में मैंने आपको पढ़ाया है कि अकाउंटिंग क्या है, एक कंप्लीट प्रोसेस है। तो हम अकाउंटिंग करेंगे किसका? फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ लिखते हैं फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स का मतलब इस यूनिट में हम फंडामेंटल यानी मूल बातें जो पार्टनरशिप से रिलेटेड है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें इस यूनिट में हम सीखेंगे। इसलिए बोलते हैं इसे फंडामेंटल्स। जो मेन बातें हैं, जो पार्टनरशिप्स को जानने के लिए, उसकी अकाउंटिंग करने के लिए जो ज़रूरी है, वो तमाम चीज़ें हम इस यूनिट में पहले जानेंगे। इसलिए लिखता है अकाउंटिंग करेंगे हम किसका? तो पार्टनरशिप फर्म का फंडामेंटल्स मतलब मूल बातें सीखेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे? तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है आपका, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इसका मतलब हम समझेंगे, और क्या फीचर्स है, और भी बातें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो पार्टनरशिप जो बिजनेस है वो है क्या? देखिए, अगर इंडिविजुअली कोई एक, मान लो ए नाम रखते हैं हम किसी का, इंडिविजुअली कोई काम करता है तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है। सारा प्रॉफिट भी जो होता है बिजनेस में, अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, बिजनेस की, तो ये सबसे छोटे लेवल का बिजनेस होता है जिसमें एक सिंगल ऑनर होता है और सारा प्रॉफिट, सारा पूंजी ये खुद लगाता है बिजनेस में। और जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, जाहिर सी बात है लॉस के लिए तो कोई काम करता नहीं है, प्रॉफिट के लिए ही काम करता है। लेकिन बिजनेस में कभी कभी लॉस भी होता है, तो जितना प्रॉफिट होगा सोल प्रोप्राइटरशिप में वो ये खुद रखेगा, और अगर लॉस भी होता है तो इसी एक बंदे को यहाँ पर बियर करना है सारा लॉस, सब कुछ इसी को झेलना है। अगर मान लीजिए कि किसी दिन ये बीमार पड़ता है तो फिर बिजनेस या तो चलेगा या फिर रुकेगा। मतलब ये अगर काम करते रहेगा बिजनेस में तो करेगा, क्योंकि इसके अलावा करने वाला, बिजनेस को देखने वाला कोई नहीं है। कभी बीमार पड़ जाता है या इसका डेथ हो जाता है तो वो बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि ये एक सिंगल ऑनर है बिजनेस का। सारा रिस्क इसी को बियर करना है और बदले में सारा प्रॉफिट भी इसको मिलेगा। तो कुछ फ़ायदा है, कुछ नुकसान भी है। तो अगर बात करें कि ये कैसा व्यापार है, तो एक छोटे लेवल का व्यापार है। लेकिन आपको अगर और प्रॉफिट चाहिए, आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तब क्या करिएगा? तब आप एक जगह किसी बी से हाथ मिलाइएगा। बी की जगह सी से भी हाथ मिला सकते हैं। मतलब क्या हो सकता है कि एक से ज़्यादा पर्सन से आप हाथ मिला करके साथ में मिल करके व्यापार कर सकते हैं। अकेले में बहुत रिस्क है। कभी मान लीजिए कि अगर पूंजी की कमी है, सारा रिस्क इसके ऊपर है। रिस्क में मतलब हो गया कि कभी तबीयत भी इसका बिगड़ गया तो बिज़नेस कैसे चलेगा, है ना? और बिज़नेस में अगर कुछ नुकसान भी हुआ तो भी इसी को बेयर करना है, ठीक है। और सोल प्रोवाइडर में अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होता है। तो अगर मान लीजिए कि इसके ऊपर कोई क्रेडिटर का क्लेम है कि भाई हमको ये पैसा चाहिए, तो इसे अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचना होगा अगर वो बिज़नेस से नहीं चुका पा रहा है तो ये सारा रिस्क है। और बिज़नेस एक लिमिटेड हो जाता है यहाँ पर कि भाई इतना ही पूंजी है, हम इतने ही के अंदर जो है काम कर सकते हैं, हम अपने पैर को ज़्यादा पसार सकते नहीं हैं, जितना है हमारे पास उतना ही में हमको रहना होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बिज़नेस और बड़ा हो और ज़्यादा हम प्रॉफिट कमाएं और ज़्यादा बड़े लेवल पे बिज़नेस करें, तो फिर आप किसी से हाथ मिलाओ से कह सकते हैं कि ए अगर ने हाथ मिलाया बी से, तो अगर हाथ मिला लिया बी से तो मतलब ये हो गया कि ये व्यापार जो हो गया अब पार्टनरशिप का हो गया। तो व्यापार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म। अगर बात करें कि ए और बी ने, अगर यहाँ पर तो ए है, अब ए और बी ने दोनों मिलकर के व्यापार स्टार्ट किया तो ये क्या कहलाएगा? आपका पार्टनरशिप फर्म। इंडिविजुअली अगर बात करें तो ए कौन है? पार्टनर है। पार्टनर का मतलब बिजनेस का ऑनर है। यहां पर हम तो सोल प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटर का मतलब क्या? बिजनेस का ऑनर। और यहां पर पार्टनरशिप, पार्टनर का मतलब क्या? पार्टनर का मतलब बिजनेस का ऑनर है ये दोनों,
ठीक है, दोनों मिल करके अगर व्यापार स्टार्ट करता है तो ए भी बिजनेस का ऑनर, बी भी बिजनेस का ऑनर, दोनों ने मिल के व्यापार स्टार्ट किया। यहाँ पर भी ये बिजनेस प्रॉफिट के लिए था और बिजनेस यहाँ पर भी प्रॉफिट के लिए ही है, बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस नहीं करने वाला है। जब किसी को कोई फ़ायदा ही ना हो तो ऐसे बिजनेस का करने का फ़ायदा क्या है। तो ये भी व्यापार प्रॉफिट के लिए है, ये भी व्यापार प्रॉफिट के लिए है, लेकिन हाँ ये बड़े लेवल का आपका बिजनेस हो गया। अब ये सिंगल था तब तो कोई लड़ाई झगड़े वाला सीन ही नहीं था, लेकिन अगर जब दो लोग आपस में मिल गए तो उनमें जाहिर सी बात है कि कोई झगड़े का सीन हो सकता है ना। जब दो बर्तन आपस में हो तब वो टकराता है और बजता है, लेकिन सिंगल बर्तन कैसे टकराएगा, वो तो बजेगा ही नहीं। लेकिन बोलता है ना कि जब घर में एक से ज़्यादा बर्तन हो जाए तो वो आपस में टकराते हैं और आवाज़ होता है। मतलब जब दो लोग मिल जाते हैं साथ में व्यापार करते हैं तो ये गुंजाइश होता है कि उनके बीच में झगड़ा हो, ठीक है। तो झगड़े से बचने के लिए यहाँ पर एक एग्रीमेंट प्रिपेयर किया जाता है। वो एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। दोनों जो है आपका जो आपका पार्टनरशिप एक्ट है 1932 वो कहता है कि जो परमिशन है, जो आपका एग्रीमेंट है दोनों के बीच का, वो आपका ओरल भी हो सकता है। यानी ओरल का मतलब हम इस बात पे सहमत है, बी ने कहा, ए ने कहा कि हाँ हम भी इस बात पे सहमत है, बस वर्बली मुंह से बोल दिया गया, ये भी हो सकता है। और ज़्यादा अच्छा क्या है, एक रिटन एग्रीमेंट को प्रिपेयर कर लेना कि देखिए हमारा बिजनेस में ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, हमारा बिजनेस में ये लायबिलिटी होगा, तुम्हारा ये लायबिलिटी होगा, तमाम चीज़ें एक एग्रीमेंट पे लिख लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो एक रिटन एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम अगर बात करें कि क्या पार्टनरशिप में एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है, देखिए ये दोनों में लड़ाई का एक सीन बन जाएगा, दोनों मिलकर व्यापार करेंगे तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। यहाँ पर एग्रीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। लेकिन ये ओरल हो सकता है या फिर ये रिटन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो दो पार्टनर अगर एक से ज़्यादा लोग मिल के व्यापार कर रहे हैं तो आपका वो कहलाता है पार्टनरशिप फर्म। इंडिविजुअली बोले तो ये भी पार्टनर है, ये भी पार्टनर है। तो कितने पार्टनर हो सकते हैं, दो पार्टनर मिनिमम तो होने ही चाहिए। एक होगा तो ये तो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस हो गया, तो मिनिमम तो दो होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम 50 होना चाहिए आपका। ये कौन तय किया है, कैसे तय किया है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो मिनिमम दो, एक नंबर का सवाल आएगा, मिनिमम कितने पार्टनर, दो, मैक्सिमम कितने पार्टनर, तो 50 हो सकते हैं, ठीक है। इनके बीच में एक एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है, क्योंकि झगड़ा का यहाँ पर कारण हो सकता है। जब दोनों लोग व्यापार करेंगे तो यहाँ पर तू मैं का सीन बन सकता है कि तुमने ये प्रॉफिट ले लिया, मुझे कम मिला, मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, प्रॉफिट तुम ज़्यादा ले रहे हो। ये धीरे धीरे ये अगर किसी परिवार की बात करें या फिर बिजनेस की बात करें तो ये बात होती है। इसीलिए एक एग्रीमेंट प्रिपेयर किया जाता है यहाँ पर, ये ओरल और रिटन हो सकता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप का क्या है, अब दोनों लोग मिल के व्यापार कर रहे हैं। यहाँ पर भी तो हम अकाउंटिंग कर रहे थे, यहाँ पर भी तो हमने अकाउंटिंग सीखा। क्या सीखा हमने अकाउंटिंग में, कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया और उसकी रिकॉर्डिंग की जर्नल में। तो क्या यहाँ पर जर्नल नहीं बनेगा, यहाँ पर भी जर्नल बनेगा। अरे दो लोग मिल के व्यापार कर रहे हैं, व्यापार तो वही है ना, लेकिन दोनों लोग आपस में मिल गए हैं। ये इस बी ने भी कुछ पूंजी लगाया, ए ने भी कोई पूंजी यानी कैपिटल लगाया, तो दोनों लोग मिल के व्यापार किया। ज़्यादा कैपिटल हुआ बिजनेस में, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ बिजनेस का, तो ज़्यादा बड़े लेवल का बिजनेस होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो दोनों को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो हम अकाउंटिंग कर रहे थे ना, क्या अकाउंटिंग कर रहे थे, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था उसको हम रिकॉर्ड कर रहे थे जर्नल में। तो क्या यहाँ पे जर्नल नहीं बनेगा, यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं होगा, यहाँ पर भी ट्रांजैक्शन होगा। तो जो जर्नल एंट्री हम जो एक चैप्टर पढ़े थे जर्नल एंट्री का क्लास 11th में, क्या क्लास 12th में भी पार्टनरशिप का फिर से हम जर्नल एंट्री सीखेंगे? नहीं, क्योंकि जो जर्नल एंट्री यहाँ पर है वही जर्नल एंट्री यहाँ पर भी है। तो जर्नल एंट्री हम फिर से यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। बात समझिएगा, हम पार्टनरशिप में क्या अकाउंटिंग करेंगे, क्या हम करने वाले हैं। तो जर्नल एंट्री जो हमने एक चैप्टर पढ़ा था जर्नल का, वो यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि दोनों सेम ही है। यहाँ पर भी ए ने पूंजी लगाया था तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हमने लिखा था,
यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर अगर ए ने अपने स्टाफ को अगर सैलरी दिया तो सैलरी टू कैश। यहाँ पर भी अगर पार्टनरशिप का बिजनेस अगर सैलरी देगा अपने स्टाफ को तो सैलरी टू कैश ही होगा, ठीक है ना। तो जो जर्नल एंट्री हम यहाँ पे सीख चुके हैं, जर्नल एंट्री दोबारा नहीं करेंगे, तो फिर क्या जर्नल से जो हम लेज़र में पोस्ट करते थे वो यहाँ पे सीखेंगे, सेम ही होगा ना। यहाँ पर भी हम जर्नल से लेज़र में पोस्ट करते थे, यहाँ पर भी हम जर्नल से लेज़र में पोस्ट करेंगे। तो पोस्टिंग का तो कोई यहाँ पर कोई अलग रूल और यहाँ पर तो कोई अलग रूल होगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर लेज़र भी बनाना सीखेंगे नहीं क्लास 11th के जैसे, क्योंकि हम ऑलरेडी हमको पता है जैसा सोल प्रोप्राइटर में करते थे वैसा ही हम पार्टनरशिप में भी करेंगे। तो जर्नल से जो हम पोस्टिंग करते थे लेज़र में वो भी यहाँ पे सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सीखे हुए हैं। तो क्या ये सब काम जर्नल लेज़र का काम यहाँ पे होता नहीं है? होता है। जब आप पार्टनरशिप अकाउंटिंग करिएगा तो ये सब कुछ होता है, लेकिन आपका जर्नल और लेज़र यहाँ पे इसीलिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, आप लोग बैठ कर सीख रहे हो यहाँ पे। तो जो चीज़ सीख लिए हो आप ऑलरेडी यहाँ पर फिर से वही चीज़ को रिपीट करते रहेंगे तो क्या 5 साल 6 साल हम लोग यही बैठ के करते रहेंगे? इसलिए जो चीज़ यहाँ पर सीख लिया है यहाँ पर सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है, इसीलिए वो चैप्टर को यहाँ पे डाला नहीं गया है। आइदर यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का जर्नल भी बनता है और इसका लेज़र पोस्ट भी किया जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन आपको जो है यहाँ पर दोबारा उसको सीखना नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी इस बात जानते हो। चलो, तो यहाँ पर हम लेज़र सीखेंगे नहीं। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या और सीख लिया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट बनाना सीख लिया है, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हम बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता करेंगे, और बैलेंस शीट हमने यहाँ पे बनाना सीख लिया है। तो क्या यहाँ भी वही काम करेंगे? क्या फिर से हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? नहीं, फिर से हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे सीखेंगे नहीं दोबारा। क्यों नहीं सीखेंगे? क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर जानते हैं, बिल्कुल सेम आपका फॉर्मेट पे यहाँ पे भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट यहाँ पे भी प्रिपेयर होगा। तो क्या पार्टनरशिप में हम दोबारा इस चीज़ को सीखेंगे? नहीं। लेकिन क्या प्रिपेयर नहीं होता है? जो अकाउंटिंग आप इसका कर रहे हैं बिल्कुल सेम अकाउंटिंग इसका होगा। तो जो चीज़ आप सीख चुके हैं वो हमको दोबारा नहीं सीखना है, उसके आगे का काम करना है। जैसे जब नेट प्रॉफिट होता था बिजनेस में, याद करिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब नेट प्रॉफिट होता था तो ये नेट प्रॉफिट किसका है? ये नेट प्रॉफिट है आपका ए का। क्या यहाँ पर नेट प्रॉफिट नहीं होगा? यहाँ पर भी आपका नेट प्रॉफिट होगा, सेम मैनर में हम बनाएंगे। ये अब किसका होगा? ए का या बी का या दोनों का? जाहिर सी बात है दोनों का होगा। तो अब इस नेट प्रॉफिट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरीके से हम इस दोनों में बांटेंगे, अब ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। जब हम अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, यानी इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करें, किस रेशियो में करें, किस पार्टनर को सैलरी दिया जाए, कमीशन देते हैं, पार्टनर को सैलरी देते हैं, सब कुछ इसी नेट प्रॉफिट में से ही देते हैं, किसको कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तमाम बातें जो है हम जब अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो करेंगे। तो देखिए नेट प्रॉफिट यहाँ पे हुआ, ये सीधा किसका है? ए का। लेकिन यहाँ पर अब झगड़ा क्या हो सकता है? झगड़ा ये हो सकता है कि मेरा प्रॉफिट कितना, मेरा प्रॉफिट कितना, है ना। यहाँ पर ये झगड़ा हो सकता है, इसीलिए एक एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। ठीक है बात। मिनिमम पार्टनर 2, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। बेसिकली आपको मीनिंग आपको समझ में आ गया है कि क्या कैसे होता है, किस तरीके से आपका पार्टनरशिप व्यापार जो है वो चलेगा। इसके बारे में हम धीरे धीरे अब डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसको हटाते हैं। चलिए मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का आपका कोई भी एक्ट नहीं था। आप सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या बिजनेस कर सकते हो? अगर आप राशन दुकान चला रहे हो, आप उसको बंद कर दो, वहाँ पर आप मेंस पार्लर खोल दो। अगर आप वो चला रहे हो, आपको लग रहा है कि वो व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, तो आप टेलरिंग शॉप खोल दो। अगर आपको लगता है कि वो व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, तो आप स्टेशनरी शॉप खोल दो। कोई झंझट वाली बात नहीं है। आपका जब जैसे मन वैसे आप जो है व्यापार बंद करो और स्टार्ट कर दो। उसका कोई एक्ट आपका नहीं है, किसी से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा आप बिज़नेस कर रहे हो
जिसमें परमिशन का रिक्वायरमेंट है, वाइन शॉप हो गया या फिर बारूद का फैक्ट्री वगैरह कुछ भी ऐसा हो गया जिसमें परमिशन का रिक्वायरमेंट हो, तो आपको परमिशन लेना होगा सोल प्रोप्राइटर में भी। अदर इसके लिए कोई भी आपका सोल प्रोप्राइटर कोई भी एक्ट जो है वो नहीं होता है। लेकिन आपका जो पार्टनरशिप है वो एक्ट के तहत चलेगा, वो कानून के तहत चलेगा। इसलिए इसमें आपका एक एक्ट बनाया गया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक्ट कब बना है? 1932 में बना है। लेकिन पार्टनरशिप का डेफिनेशन आप खोजोगे कहाँ? कहाँ मिलेगा आपको पार्टनरशिप का डेफिनेशन इस एक्ट में? तो सेक्शन 4 में मिलेगा आपको इसका डेफिनेशन। तो अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे कि सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो आपका वो ये डेफिनेशन जो है वो आपको सामने निकल के आएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी सेक्शन 4 किस कानून का? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो कानून है कब बना था? 1932 में। वो क्या कहता है पार्टनरशिप के बारे में, क्या डेफिनेशन देता है पार्टनरशिप का, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या डेफिनेशन दिया है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। ये ए है एक पर्सन, बी है और कहो यहाँ पे सी है। मिनिमम पार्टनर तो 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 50 तक हो सकता है। फिलहाल हम यहाँ पर 3 की बातें करते हैं, है ना। तो क्या कहता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। देखिए अगर हम बात करें कि एक क्लासरूम में आप लोग बैठे हुए हैं तो कोई आपका अपना अपना ग्रुप होता है, लेकिन अगर बात करें कि क्लासरूम में हर किसी से आपका एक रिलेशनशिप होता है। किसी से कभी आप नोट्स मांगते हैं, किसी से कभी पेन मांग लेते हैं, कभी किसी से स्केल मांग लेते हैं, किसी से कॉपी मांग लेते हैं। एक रिलेशनशिप है आप लोगों के क्लास में बीच में। तो उसी तरीके से क्या एक पार्टनरशिप की अगर हम व्यापार की बात करें, ये एक अगर पार्टनरशिप है तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? जैसे सड़क पर चलते आदमी से आप एक दूसरे को देखते हो तो कोई बात नहीं करते हो, कोई रिएक्शन नहीं देते हो उसको। क्यों? क्योंकि सड़क पर चलते आदमी से आपका कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर रिलेशन का क्या मतलब हो गया? क्या ये आपस में रिलेटिव्स हैं? क्या ये जो है आपस में इनका ब्लड रिलेशन है? नहीं, ब्लड रिलेशन नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर फिर भी ए का बी से, बी का सी से और सी का ए से, या ए का सी से या बी का सी से, यहाँ पर या आपका कहे कि सी का बी से आपस में क्या है? रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? तो भाई हम लोग व्यापार करने बैठे हैं और हमारा व्यापारिक रिलेशन है जिसमें हम लोग मिल के व्यापार करेंगे, सब लोग मिल के व्यापार करेंगे। हर कोई पार्टनर है यहाँ पे, हर कोई ऑनर है बिजनेस का यहाँ पर। और जो व्यापार में प्रॉफिट होगा उसको हम, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हमारे बीच का रिलेशन है। किसके बीच का? ए का, बी का और सी का। ये रिलेशन का क्या मतलब है यहाँ पे? तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business। यहाँ तक बात करें तो ये सब लोग मिल करके व्यापार करेंगे, यही इनके बीच का एक रिलेशन है। और जो भी प्रॉफिट हम अर्न करेंगे उसको हम, जो हमारे बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय हुआ था उसमें हम प्रॉफिट बांटेंगे। जैसे मान लीजिए 30,000 का प्रॉफिट हुआ है ना, 30,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब ए का कितना हिस्सा, बी का कितना हिस्सा, सी का कितना हिस्सा? तो मान लीजिए कि इनके बीच में एक एग्रीड रेशियो है कि जो भी प्रॉफिट होगा हम 1:1:1 के रेशियो में बांटेंगे, मतलब इक्वली बांटेंगे प्रॉफिट को। तो 30,000 का व्यापार में प्रॉफिट हुआ तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा? 30, है ना। और टोटल कितना है आपका? 1 2 3, तो 3। और ए को कितना मिलेगा? यहाँ पर ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का। ए को कितना मिलेगा? इस 3 में से एक हिस्सा मिलेगा, मतलब 10,000 का प्रॉफिट ए को मिलेगा। बी को कितना मिलेगा? 30,000 का कितना हिस्सा है? तो इंटू 1, टोटल कितना है? 3। तो यहाँ पर इसको भी मिलेगा 10,000 और सी को कितना मिलेगा? तो 1/3, 10,000। यानी तीनों को इक्वली मिलेगा, ए को, बी को और सी को। ठीक है। तो क्या कहता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। कैसा रिलेशन है? व्यापारिक संबंध है।
प्रॉफिट होगा, सब कोई प्रॉफिट को बांटेगा। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, ये लोग सब लोग एग्री हैं कि पार्टनरशिप का प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन इसका एक रेशियो होना चाहिए। क्या रेशियो है यहाँ पर? 1:1:1, फिलहाल 1:1:1 रेशियो है, यानी सबको 10-10 हज़ार रुपये का प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। ये है तो प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, और व्यापार को सब लोग मिलकर चलाएंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल यानी जो पार्टनरशिप का व्यापार आपको है, ये ए भी कंडक्ट करेगा, ए भी चलाएगा, इसका संचालन करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा, कोई ज़्यादा कोई कम नहीं। यहाँ पर सब लोग मिलकर के, सब लोग बिजनेस के ऑनर है, सब व्यापार को चलाएंगे। तो यही लिखता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मान लीजिए कि यहाँ पर एक एग्रीमेंट बना है, यहाँ पर एक ए, बी और सी तीनों लोग हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए कि बी जो है वो बाहर जाता है और कोई कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है ना? तो क्या लिखता है? एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसमें से कोई भी एक अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को जाकर के उस पर साइन कर गया तो ये बात ए को भी मानना होगा, बी को भी मानना होगा। कहने का मतलब है कि बे अगर कोई एग्रीमेंट कर लिया है किसी और के साथ, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है किसी के साथ, तो वो ए को भी मानना होगा, बी सी को भी मानना होगा। ये नहीं बोल सकता कि तुम जाकर कर लिए तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम अपना समझो, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब कि आपस में अगर तय कर लिया है कि बी जाकर के किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो बिल्कुल वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करके आता है बाहर से तो वो ए को भी मानना होगा, सी को भी मानना होगा। सी अगर किसी के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ए और बी दोनों को मानना होगा, और यहाँ पर ए अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बी और सी दोनों को मानना होगा। ये नहीं बोल सकता है कि भाई तुमने किया है तुम समझो अपना, ऐसा नहीं है। तो ये लिखता है एनी ऑफ देम, चाहे ए चाहे बी या सी, एक्टिंग फॉर ऑल, वो दूसरे के एवज में कोई डिसीजन ले सकता है। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मतलब इसने कोई एक्ट किया, किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, तो किसके एवज में किया? ए और सी के एवज में किया, यानी इन दोनों को भी इसमें सहमति दिखाना होगा, सहमत होना होगा। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन है। अब बात करें कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड क्या होता है। देखिए, अब आपस में तीनों लोग व्यापार कर रहे हैं, ए बी और सी। यहाँ पर झगड़े का सीन हो सकता है कि मेरे ऊपर जो है ज़्यादा काम का लोड है, ए कहेगा कि हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, बी कहेगा हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, सी कहेगा हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, है ना। ए बोलेगा हमको ज़्यादा हिस्सा चाहिए प्रॉफिट का, बी भी अगर यही बात कहेगा, सी भी, तो आपस में झगड़ा हो सकता है। इसीलिए इनके बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी एग्रीमेंट हो सकता है। चलिए, अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। अब क्या है, देखिए पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटन एग्रीमेंट, ओरल भी कर सकते हैं। अब ओरल का कोई प्रूफ तो नहीं है कि हम आपके साथ बोल करके कोई एग्रीमेंट कर लिए हैं, वर्बली कोई एग्रीमेंट कर लिए हैं, उसका कोई प्रूफ हो भी सकता है कोई प्रूफ ना हो सकता है आपने कोई उसकी रिकॉर्डिंग कर ली हो कि आपस में जब हम वर्बली आपसे और ओरल के तौर पे हम आपसे कोई एग्रीमेंट कर रहे थे तो आपने उस बात को रिकॉर्ड कर लिया हो, है ना, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो या कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि उसका कोई प्रूफ ना हो, आपने ऐसे ही किसी से आपने तीनों लोग साथ में बैठ करके एक एग्रीमेंट कर लिए, बिना रिटन एग्रीमेंट नहीं था, ओरल एग्रीमेंट था, तो इस बात का कोई प्रूफ है नहीं। इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है कि रिटन एग्रीमेंट हो, सब कुछ बात लिख करके एक एग्रीमेंट तैयार किया जाए। तो जब एग्रीमेंट तैयार किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, लिखा हुआ है। और जब इसको एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड करवा देते हैं तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, एग्रीमेंट क्यों किया? डिस्प्यूट से बचने के लिए, आपस में जो झगड़ा है उससे बचने के लिए हमने एक एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट के पेपर को जब हमने पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर कर दिया तो उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग्स, किसके बीच में? एंड डिस्प्यूट, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, कोई डिस्प्यूट हो सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है। इट इज़ ऑलवेज द बेस्ट कोर्स टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट ड्यूली साइंड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। सारे पार्टनर्स का एक एग्रीमेंट पे साइन होगा और ये एक्ट के अंदर रजिस्टर होगा। सच अ रिटन डॉक्यूमेंट, यानी सच अ रिटन एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट आपने प्रिपेयर किया है, जो डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर किया है, विच कंटेन द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड।
उसी एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। तो एक एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है ना। अब उसी एग्रीमेंट को अगर आप एक्ट के अंदर रजिस्टर कर लेते हैं तो उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। चलो, क्या पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? कोई कंपलसरी नहीं है। आप चाहो तो पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाओ या चाहो तो पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर ना करवाओ। रजिस्टर करवाने का और ना करवाने का अपना फ़ायदा और नुकसान है, डिस्कस करेंगे उसको हम। चलिए, तो ये बात समझ में आया कि एग्रीमेंट किसको कहते हैं। तो एग्रीमेंट हो गया आपका कि तीनों लोग किस बात पे सहमत हैं, एक रिटन आपका एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया जिसे एग्रीमेंट कहते हैं, उसे एक्ट के अंदर रजिस्टर कराया जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप का मतलब हो गया जो फर्म है, जो बिजनेस है, उसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं और उसके अंदर ABC जो है वो पार्टनर है यानी बिजनेस के ऑनर है। क्या फीचर्स है, 2 और मोर पर्सन, इसमें 2 मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 50 यानी 50 पार्टनर इसमें हो सकते हैं। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितना, 50 पार्टनर तक आपका हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम कितना पार्टनर, तो देखिए इसमें बात हो गया है कि मैक्सिमम जो है आपका 50 तो है, लेकिन इस बात को तय करेगा कौन? क्या इस बात को तय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 किया है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, 50? तो नहीं। इसने आपको जो मैक्सिमम पार्टनर है वो कैसे तय किया जाता है आपका, तो पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ये पावर मिला है कि कितना मैक्सिमम पार्टनर होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्ट बता रहा है कि कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम जो है वो 100 हो सकता है, ये गवर्नमेंट कहती है, लेकिन गवर्नमेंट ने तय कितना कर दिया है, 50, 2 से लेकर के कितना, 50। ठीक है, 2 से लेकर के कितना, ये बात कहाँ लिखा हुआ है, तो ये बात आपका जो है वो लिखा हुआ है रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलिनियस रूल 14 के अंदर, है ना, कि मैक्सिमम कितना है आपका 50। गवर्नमेंट कितना इसको मैक्सिमम कर सकती है, आज तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये 50 तक हो सकता है, कल को 60 भी कर सकती है, 70, 80, 90, लेकिन मैक्सिमम 100 तक कर सकती है। अभी कितना है, तो 2 से लेकर के 50 तक आपका यहाँ पर पार्टनर हो सकते हैं। क्लियर है बात? कहाँ ये बात लिखा हुआ है, रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलिनियस रूल 2014, इसके अंदर ये बात है आपका। चलिए, अब क्या एक माइनर यहाँ पर बात हो सकता है कि A, B और C यहाँ पर पार्टनर है, एक जो है आपका D है जो कि अभी माइनर है, माइनर मतलब 18 साल से कम का है, तो क्या ये भी एक पार्टनर हो सकता है? क्या एक बच्चा भी पार्टनर हो सकता है? तो पार्टनर हो तो नहीं सकता है, लेकिन अगर आपको फिर भी पार्टनरशिप में उसको एडमिट करना है तो वो बच्चा जो है, वो जो आपका माइनर है, वो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, कोई लॉस बियर नहीं करेगा। आप जो है ABC तीनों बड़े लोग हैं, एडल्ट लोग हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं, आप एक बच्चे को एडमिट कर लिए, आप इसका फ़ायदा उठा रहे हैं कि भाई पूंजी लेकर आओ, कैपिटल लेकर के आओ और हम जो है यहाँ पर तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि आपको उतनी समझदारी तो बिजनेस की है नहीं, है ना। तो ये सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा ले सकता है, अदरवाइज माइनर को आप पार्टनर नहीं बना सकते पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, बनाना है तो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा दीजिए और इसको कुछ मत करिए, लॉस बियर ये नहीं करेगा। ठीक है, और क्या हो सकता है आपका, तो और कौन पार्टनर नहीं हो सकते हैं, तो इसमें हो सकता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी जो मेंटली डिस्टर्ब है, कह सकते हो पागल इंसान, क्या वो पार्टनर हो सकता है? तो नहीं, वो भी आपका यहाँ पर पार्टनर नहीं हो सकता है। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, कोई कानून ने कोई सजा दे रखी है, किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया है अगर उसको, तो वो भी पार्टनर यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, पार्टनरशिप जो है वो लीगल बिजनेस हो सकता है, आप कोई उसमें इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते हैं। आप बोल रही है कि भाई हम किसी का मर्डर करते हैं, उसमें हम लोग का पार्टनरशिप है ना, क्या करते हैं हम, रैंसम लेके किसी का पैसे लेकर के हम किसी का मर्डर करते हैं, इसमें हमारा पार्टनरशिप का व्यापार है, यानी और हम ड्रग्स बेचते हैं, इसमें हमारा पार्टनरशिप का व्यापार है। तो ऐसा आपका बिजनेस जो है वो इलीगल बिजनेस है, आप इसको जो है पार्टनरशिप नहीं कह सकते, बिजनेस वो इलीगल नहीं होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए। एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है तीनों का, किससे, तो आपका मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूट से होने के लिए एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल भी हो सकता है। मोटिव क्या है, शेयर ऑफ
प्रॉफिट मोटिव और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो भी व्यापार है वो बिजनेस के प्रॉफिट के लिए ही है, प्रॉफिट के लिए व्यापार चल रहा है, बिना प्रॉफिट का कोई व्यापार चलेगा नहीं। और प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहे हैं और किस रेशियो में बांटेंगे प्रॉफिट, ये भी यहाँ पर जो है होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, सबके हाथ में डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल होता है, जितने भी पार्टनर हैं ये भी डिसीजन मेकिंग कंट्रोल इनके हाथ में है, डिसीजन मेकिंग कंट्रोल इनके हाथ में भी है, इनके हाथ में है, यानी कि हर कोई अपना डिसीजन जो है पार्टनरशिप में ले सकता है। अगर किसी मान लीजिए नए पार्टनर को एडमिट करना है, मान लो कि डी कोई आपका एक नया पार्टनर है, इसका एडमिशन लेना है, तो तीनों का सहमति यहाँ पर ज़रूरी है, ए बी और सी का। अगर कोई भी एक पर्सन कहता है कि डी को एडमिट नहीं लेना है, एडमिशन उसका नहीं होगा, ठीक है। तो तीनों पार्टनर का सबका सहमति होना ज़रूरी है अगर कोई एक नया पार्टनर आ रहा है व्यापार में। तो डिसीजन मेकिंग कंट्रोल सबके हाथ में है आपका। अनलिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पर ए बी और सी की अगर हम बात करें तो इसका अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। अब यहाँ पे बात समझते हैं कि देखिए इस पॉइंट को, अगर नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, मैंने आपको बताया है कि जो आपका यहाँ पे पार्टनर कौन है, ये है आपका बिजनेस, और यहाँ पे पार्टनर है ए बी, है ना, और यहाँ पे है सी, तीनों पार्टनर हैं। तो ये तीनों का जो है सेपरेट लीगल एंटिटी होता है अकाउंटिंग के हिसाब से, कि भाई जो भी रिकॉर्ड करना है आप व्यापार के हिसाब से सारे रिकॉर्डिंग करो। यानी जो आपका जो मालिक है बिजनेस का, यानी यहाँ पर ए बी और सी, ये जो तीनों मालिक है बिजनेस का, इसको अकाउंटिंग के हिसाब से सेपरेट समझा जाता है, अलग। यानी आपके जो ऑनर है वो अलग है और व्यापार अलग है, और आपको जो रिकॉर्डिंग करनी है वो बिजनेस के हिसाब से करना है। लेकिन कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से देखा जाए तो दोनों को एक ही समझा जाता है, दोनों को सेपरेट समझा नहीं जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब हो गया यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कल को 20 लाख का लायबिलिटी आता है ना, 20 लाख का आपका यहाँ पर लायबिलिटी आता है, किसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर। तो बताइए कि ये जो लायबिलिटी है 20 लाख का, वो लायबिलिटी कौन बेयर करेगा। तो अकाउंटिंग हम करेंगे व्यापार के हिसाब से, और जो यहाँ पर अगर लायबिलिटी 20 लाख का क्रेडिट होता है, अगर क्रेडिटर मान लीजिए बिजनेस का 20 लाख रुपए मांगता है, बिजनेस को बेचने के बाद भी अगर ये लायबिलिटी नहीं चुकता है, तो ए बी और सी को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच करके यहाँ पर उस डेट को, उस कर्ज को चुकाना होगा। तो यहाँ पर जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, यानी अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच करके जो है यहाँ पर व्यापार के डेट को, कर्ज को चुकाना होगा, क्योंकि आपका यहाँ पर कोई सेपरेट आपका एंटिटी या एग्जिस्टेंस नहीं है, दोनों को एक ही माना गया है कानून की नज़र से। लेकिन अकाउंटिंग की नज़र से हम इन दोनों को अलग मानेंगे और व्यापार के हिसाब से हम यहाँ पे सारा रिकॉर्डिंग करेंगे। इसके बाद है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। मैंने आपको बताया कि आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करवाओ, चाहे तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओ, दोनों अपने जगह पर सही है। रजिस्ट्रेशन करवाने का ये फ़ायदा है आपका कि आप एक दूसरे पार्टनर पे केस कर सकते हैं, आप फर्म के ऊपर केस कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई शोषण हो रहा हो इसके अंदर तो। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं तो आप किसी दूसरे पर जो है केस फाइल नहीं कर सकते, है ना। तो रजिस्ट्रेशन करवाना बेहतर होता है आपका, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर पार्टनरशिप का फीचर्स था। इसके बाद और भी हम थ्योरेटिकल पार्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।